हेलो बच्चों। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है कोवेलेंट बॉन्ड। देखो, अब तक कोवेलेंट बॉन्ड में हमने वीबीटी देख लिया था, संयोजकता बंध सिद्धांत देखा, उसकी कुछ कमियां देखी, फिर उन कमियों को दूर करने के लिए संकरण की अवधारणा देखी, जिसमें हमने संकरण में देखा कि संकरण की क्यों आवश्यकता पड़ी है, वीबीटी क्या क्या कमियां रह गई थी वीबीटी सिद्धांत के अनुसार। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखे हैं, वो एक बार उन्हें जरूर देखें, कि यूट्यूब लिंक पे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद हमने पिछले लेक्चर में संकरण के कुछ प्रकार देखे थे, जिसमें से हमने एसपी संकरण देख लिया था, जहाँ एक एस और एक पी कक्षक मिलकर दो एसपी संकरित कक्षक बनाते हैं, जो कि न्यूनतम प्रतिकर्षण के कारण 180 डिग्री पर व्यवस्थित होते हैं। उसके बाद हमने उसका एग्जाम्पल देख लिया था BeCl2 से। नेक्स्ट हमने sp2 संकरित कक्षक देख लिए थे, जिसमें एक एस और दो पी कक्षक आपस में मिलकर तीन समान ऊर्जा व आकृति वाले sp2 संकरित कक्षक बनाते हैं, जो न्यूनतम प्रतिकर्षण के कारण 120 डिग्री पर समतलीय त्रिकोणीय व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं। BCl3 इसका एग्जाम्पल देखा था। उसके बाद हम नेक्स्ट उसमें देखा था sp3 संकरण के बारे में। sp3 संकरण में हमने फिर देखा था कि एक s और तीन p कक्षक px py और pz कक्षक मिलकर आपस में संकरित होकर चार समान ऊर्जा वाले और समान आकृति वाले चार sp3 संकरित कक्षक बनाते हैं। अब ये आपस में न्यूनतम प्रतिकर्षण में रहने के लिए इनके आकृति किस तरह से व्यवस्थित होती है, ये त्रिविमीय चतुष्फलकीय अभिविन्यास में व्यवस्थित होते हैं, और इनके मध्य का बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, जैसे कि हमने मेथेन अणु के एग्जाम्पल से समझ लिया था। ठीक है। अब उसी क्रम में आज हम फिर आगे बढ़ते हैं DsP2 संकरण। देखो, sp3 और DsP2 के ऊपर अक्सर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, उसको देखते हैं। पहले देखते हैं कि DsP2 संकरण क्या होता है। देखो, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक D कक्षक, एक S कक्षक और दो P कक्षक। ठीक है, कितने हो गए? एक, एक और दो, टोटल चार कक्षक। तो एक S कक्षक, दो P कक्षक और एक D कक्षक dx स्क्वायर वाई स्क्वायर कक्षक आपस में मिलकर संकरित होकर चार नए समान ऊर्जा और आकृति वाले नए कक्षक बनाते हैं। ठीक है, तो ये कक्षक कौन से होते हैं? DsP2 संकरित कक्षक। अब ये किस तरह से अभिविन्यासित होते हैं, खुद को किस तरह से अभिविन्यासित करते हैं? एक समतलीय वर्गाकार आकृति में अभिविन्यासित होते हैं, स्क्वायर प्लेनर आकृति में खुद को व्यवस्थित करते हैं। देखते हैं। देखो, यहाँ पर ये डी कक्षक, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर कक्षक, ये एक s कक्षक, एक px और एक py कक्षक, ये चार कक्षक अभिविन्यास मतलब संकरण में भाग लेते हैं और चार DsP2 कक्षक बनाते हैं, जो कि स्क्वायर प्लेनर के रूप में व्यवस्थित होते हैं दिए गए चित्रानुसार। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। NiCN का होल फोर 2 माइनस टेट्रासाइनो निकल, इससे हम इस एग्जांपल को समझते हैं। देखो, इसमें क्या होगा, यहाँ पे हमने लिखा है Ni, ये हमारा एग्जांपल है। अब देखो, हमें इसकी पोजीशन ज्ञात करनी है, निकल की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करनी है, तो हम एक सिंपल सा नियम लगाते हैं कि x माइनस इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, -1 इंटू 4। तो यहाँ पे मान लो यूं नहीं कर रहे हैं, तो 4 इंटू -1 बराबर, ये चार्ज कहाँ जाता है? बराबर के दूसरी साइड में, -2। तो x -4 बराबर -2। तो ये क्या हो जाएगा? x बराबर +2, इधर चला जाएगा, 4 इधर चला गया तो क्या होगा? प्लस का हो गया, और क्या बचेगा? +2। तो ये मतलब निकल के ऊपर कितना आवेश होगा? +2। ये ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करने का तरीका है। तो निकल के ऊपर आवेश हो गया हमारे पास में 2+ आयन हो गया निकल। अब इसका विन्यास देखते हैं एक बार हम, यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं निकल का। उदासीन परमाणु है उस कंडीशन में, तो निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d8। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है, और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब जब ये निकल +2 यहाँ पे आयन बन रहा है, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अब वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से कक्षकों से निकलते हैं, तो हमने यहाँ पे जो n+l नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, तो उसके अनुसार जब वो इलेक्ट्रॉन, देखो अबव नियम के अनुसार हमने इलेक्ट्रॉन बढ़ना सीखा था, तो अब इलेक्ट्रॉन किस तरह से निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन हमेशा बाह्यतम कोश से निकलते हैं। ठीक है,
तो संयोजकता कोष होता है, उसी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो ये यहाँ पे कहाँ से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन? 4s कक्षकों से। जो 2 इलेक्ट्रॉन रखे थे ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ से 4s कक्षक में थे, ये निकलकर Na+2 आयन बन जाता है। ये इसकी निम्नतम अवस्था हो जाती है। अब यहाँ पर देखो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन बढ़ते टाइम कैसे बढ़ते हैं? पहले समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5, देन युग्मन चालू होता है 6 7 8। 8 इलेक्ट्रॉन मिल गए, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे पास में? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो उत्तेजित अवस्था में क्या होगा? ये जो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसमें से ये एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर कहाँ चला जाता है? इस डी कक्षक के साथ युग्मित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? हमें एक डी कक्षक रिक्त मिल जाता है। अब एक ये डी कक्षक 4s कक्षक और 2 p कक्षक आपस में मिलते हैं, तो कितने बनेंगे? 4 कक्षक बनाते हैं। n-1 डी कक्षक, ns कक्षक और np कक्षक। 2 np कक्षक आपस में संकरित होकर 4 नए dsp2 संकरित कक्षक बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम। देखो यहाँ पर एक डी कक्षक, एक s कक्षक और 2 p कक्षक रिक्त कक्षक है। यहाँ पे हमने फिर से देखते हैं, एक बार नोटिस करते हैं। देखो ये कक्षक क्या है? ये भी रिक्त है, डी कक्षक। ये 4s कक्षक भी रिक्त है, और 2 जो 4p कक्षक काम में लिए वो भी रिक्त थे। इससे पहले जो देख रहे थे हमने, जैसे sp3 sp2 और sp विन्यास देखे थे, वहां पर इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन यहाँ पर क्या है? ये रिक्त कक्षक है। और संकरण की परिभाषा क्या बोल रही थी हमारी? कि संकरण में कौन से कक्षक भाग ले सकते हैं? रिक्त, अर्धहुरित, पूर्णहुरित, सभी कक्षक भाग ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये कक्षक भी, रिक्त कक्षक भी भाग ले सकते हैं संकरण की परिभाषा के अनुसार। तो ये कक्षक संकरण में भाग लेते हैं, रिक्त कक्षक। ठीक है, अब ये 4 DsP2 कक्षक तो बन गए, जो चारों समतलीय इसमें स्क्वायर प्लेनर शेप में व्यवस्थित है। अब यहाँ पर क्या होगा? 4 साइनाइड आयन, ये लिगेंड के रूप में है। साइनाइड आयन क्या करते हैं? यहाँ पर उपसंयोजक बंध द्वारा संकुल आयन बनाते हैं। जैसे साइनाइड आयन उपसंयोजक बंध बनाएंगे तो क्या होगा? एक बार इसे हम यहाँ पे समझते हैं। देखो निकल, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक बार कुछ स्थिर से रख के समझा लेता हूँ मैं। निकल है, 3D है, ये 4s है, और ये 4p है। देखो ये हमारे पास में dx² कक्षक भाग ले रहा है, px और py कक्षक भाग ले रहे हैं, 4 कक्षक भाग ले रहे हैं। ये चारों कक्षक भाग ले रहे हैं। कौन से कक्षक हो गए? dsp2 संकरित कक्षक हो गए। अब यहाँ पर क्या होगा? साइनाइड आयन है, साइनाइड, साइनाइड और साइनाइड। ठीक है, ये उपसंयोजक बंध बनाता है। उपसंयोजक बंध बनाएगा मतलब ये इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करता है इसे। ये इस कक्षक में डोनेट करता है, ये इस कक्षक में डोनेट करता है, और ये इस कक्षक को डोनेट करता है। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है यहाँ पर, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इस प्रकार ये उपसंयोजक बंध बनाकर अपने संरचना का निर्माण करते हैं। और कैसी संरचना बनाते हैं यहाँ पे हमने दर्शाई है। देखो यहाँ पे निकल को ये साइनाइड भी इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है, ये साइनाइड इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, ये साइनाइड भी इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, और ये साइनाइड भी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है। अतः यहाँ पे संरचना कैसी हो जाएगी? इसकी स्क्वायर प्लेनर संरचना होती है। और यहाँ पे बंध कैसा बनता है एक बार इसे देख लेते हैं। देखो 4 साइनाइड आयन से उपसंयोजक बंध द्वारा संकुल आयन बनता है, कॉम्प्लेक्स आयन बनता है। उसका नाम क्या है? टेट्रासाइनो निकल सेकेंड बनता है, जिसका आकार समतल वर्ग होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है, जिसके केंद्र में क्या होता है? निकल परमाणु होता है। 4 कोनों पर कौन से परमाणु होते हैं? साइनाइड मूलक लगे रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया DsP2 संकरण। उसके बाद आता है हमारा DsP3 या sp3d संकरण। देखो इसमें क्या होगा? इसमें एक s कक्षक, यहाँ पे खुद ही नाम बता रहा है, एक s कक्षक, 3 p कक्षक और एक d कक्षक संकरण में भाग लेते हैं, और 5 sp3d संकरित कक्षक बनते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि इसमें d कक्षक कौन सा भाग ले रहा है। देखो यहाँ पर क्या होगा? एक s कक्षक, 3 p कक्षक और एक d कक्षक भाग ले रहा है, और 5 संकरित कक्षक बन रहे हैं, जो इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं
कि प्रतिकर्षण न्यूनतम हो। इसके लिए क्या करते हैं, ये वर्गाकार पिरामिडीय आकृति में व्यवस्थित हो जाते हैं स्वयं। तो इसकी संरचना कैसी होती है, स्क्वायर पिरामिडल होती है, वर्गाकार पिरामिड होती है। मतलब चार तो नीचे कोनों पर व्यवस्थित होते हैं और एक इसके ऊपर पिरामिड के जैसे व्यवस्थित होता है। देखो यहाँ पे देख पाते हैं इसकी संरचना को। देखो ये स्क्वायर में चार तो यहाँ पर है और एक, जैसे ये तो इसने ऊपर से बता दिया, हम यहाँ पे इसको कैसे देखेंगे, ऊपर स्पेस में। यहाँ से ये परमाणु कहाँ चला गया, ऊपर उठ गया थोड़ा सा, तो ये पिरामिड बन जाएगा इससे अगर पॉइंट जोड़ेंगे तो इस प्रकार ये व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, इसको ये प्लेन में मानते हैं, जैसे ये है, ये प्लेन माने तो ये चार तो यहाँ पर जैसे एक दो तीन चार, चार तो ऐसे व्यवस्थित हो गए, और जो पांचवा है परमाणु कहाँ है, इसके ऊपर, तो ये पिरामिड के रूप में व्यवस्थित होते हैं। अब देखो इसमें डी कक्षक कौन सा भाग ले रहा है, हमें दो प्रकार के संकरण मिल रहे हैं यहाँ पे, DsP3 या sp3d। तो डी कक्षक कौन सा भाग ले रहा है, इसके आधार पर इसकी आकृतियां अलग अलग निर्धारित होती है। देखो एक, जब डी कक्षक dx² y² हो, एक s हो, तो तीन p कक्षक भाग ले तो वर्गाकार पिरामिड बनती है, जैसा कि हमने अभी समझा दिया। यहाँ पर किस प्रकार से संकरण भाग ले रहे हैं, एक s कक्षक में पार्टिसिपेट किया, फिर उसके बाद एक तीन p कक्षक ने और एक dx² y² कक्षक, तो आकृति वर्गाकार पिरामिड। लेकिन इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, NiCN का होल 5 3-। ठीक है, इसको समझ लेंगे हम अभी। जबकि एक s कक्षक, तीन p कक्षक और एक dz² कक्षक संकरण में भाग लेता है, तो इसकी आकृति कैसी होती है, त्रिकोण द्विपिरामिडी। त्रिकोण द्विपिरामिडी का मतलब क्या हुआ, मतलब ये होता है, हम यहाँ पे देखते हैं, एक ट्राइंगल बनता है और इसमें एक परमाणु तो ऊपर की तरफ व्यवस्थित होता है और दूसरा परमाणु नीचे की तरफ व्यवस्थित होता है। तो इसको इस तरह से दर्शा दें तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी संरचना बनती है। तो चलो एक बार पहले हम यहाँ पर जो स्क्वायर पिरामिडल है उसको समझ लेते हैं। उसमें क्या होगा, सेम वापस वही चीज, निकल का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं हम, और उसके आधार पर ही इस परमाणु को समझने का प्रयास करते हैं। देखो यहाँ पर भी निकल में कितना है, निकल +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है। ठीक है, तो यहाँ पे डी का वही पुराना वाला था, जो ही कॉन्सेप्ट है, डी का एक कक्षक है, dx² y² है, जो DsP2 में देखा था अपन ने। वहां पर पी के दो कक्षक भाग ले रहे थे, जबकि यहाँ पर पी के तीन कक्षक भाग ले रहे हैं और एक एस कक्षक भाग ले रहा है। सेम वही कंडीशन है, उसी तरह से बनना है, बस यहाँ पर जो साइनाइड जो मूलक जुड़े हुए हैं वो पांच है हमारे पास में, तो पांच उपसंयोजक बंध द्वारा साइनाइड मूलक जुड़ते हैं और इसकी आकृति किस तरह से हो जाती है, वर्गाकार पिरामिडी हो जाती है। अब बात आती है हमारे पास में नेक्स्ट टाइप की, जिसमें है हम एक एस कक्षक, तीन पी कक्षक और एक डीजेड कक्षक, dz² कक्षक, सॉरी। अब dz² कक्षक भाग ले रहा है संकरण में, तो आकृति किस तरह से हो जाती है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी हो जाती है, जिसमें तीन कक्षक तो एक ही तल में 120 डिग्री कोण पर व्यवस्थित हो जाते हैं, तथा जो दो कक्षक बसते हैं वो त्रिकोण के ऊपर और नीचे जो समतल है उसके 90 डिग्री पर व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, और त्रिभुजाकार जो आकृति बनती है, इसके तीनों कक्षकों को हम इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। शंकर कक्षक मतलब इक्वेटोरियल कक्षक कहते हैं, जबकि लंबवत कक्षकों को क्या बोलेंगे, एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं, अक्षीय कक्षक बोलते हैं, जो अक्ष के अनुदिश है। इसको एक बार समझ लेते हैं। जैसे ये त्रिकोण बना, ये कुछ इस तरह से बनेगा, एक ऊपर और एक नीचे, इस प्लेन के, जो ये प्लेन बना इसके तो एक 90 डिग्री पर ये व्यवस्थित है और 90 डिग्री पर ही ये व्यवस्थित है। ठीक है, तो ये तो हो गया अक्षीय, और ये हो गया क्या बोलेंगे इसे, इक्वेटोरियल को भूमध्य, ये तल बन रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं हम, सबसे अच्छा है PCl5 के एग्जांपल से इसे समझ लेते हैं। देखो PCl5 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 3s2 3px1 3py1 3pz1 और 3dz²। डी कक्षक उपलब्ध होते हैं, पी कक्षकों में तो फास्फोरस में तो उपलब्ध होंगे डी कक्षक। अब यहाँ पर उत्तेजित अवस्था में क्या होगा, देखो एस से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, 3s2 का एक इलेक्ट्रॉन dz² कक्षक में चला जाता है। तो हमारे पास में कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5, पांच युग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये पांचों युग्मित इलेक्ट्रॉनों वाले कक्षक, जिसमें से एक s, तीन p और एक dz² कक्षक,
संकरण में भाग लेते हैं और किस तरह की आकृति बनाते हैं, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना बनाते हैं। यहाँ पे देखते हैं एक एस कक्षक में 3 पी कक्षक भाग ले रहा है और एक डीजेड स्क्वायर कक्षक भाग लेकर त्रिकोण द्विपिरामिडीय संरचना बना रहा है, जिसमें 3 कक्षक 120 डिग्री पर समतल में व्यवस्थित होते हैं और 2 कक्षक इस समतल के लंबवत ऊपर और नीचे व्यवस्थित होते हैं, जो कि अक्षीय कक्षक कहलाते हैं। ठीक है, देखो इसकी संरचना किस तरह से हो जाती है। ये फास्फोरस केंद्रीय परमाणु होता है, इसका एक कक्षक क्लोरीन के साथ, दूसरा फिर इस क्लोरीन के साथ और तीसरा इस क्लोरीन के साथ अतिव्यापन करता है, जो कि इस कक्षक है। और दो जो अक्षीय कक्षक थे वो क्लोरीन के पीजेड कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं। ठीक है, तो ये सिग्मा बंध बनते हैं और यहाँ पे जो इक्वेटोरियल है वो 120 डिग्री पर व्यवस्थित होते हैं तथा एक्सियल इस प्लेन के सापेक्ष 90 डिग्री पर खुद को व्यवस्थित कर लेते हैं। अब देखते हैं उपयुक्त त्रिकोण द्विपिरामिडीय संरचना क्या होती है, नियमित नहीं होती। 3 कोण 120 डिग्री के तो शेष 2 कोण 90 डिग्री के होते हैं। अतः PCl5 क्या होता है, अत्यंत क्रियाशील यौगिक होता है और ठोस अवस्था में ही ये विघटित होकर सममित संरचनाओं चतुष्फल के PCl4 प्लस एवं अष्टफल के PCl6 माइनस आयन में विभक्त हो जाता है। तो देखो इसके अस्थायी होने का कारण या अधिक क्रियाशील होने का कारण क्या है, क्योंकि एक तो इसकी जो ये संरचना है वो नियमित नहीं है, तो ये बहुत ज्यादा स्थायी नहीं रहता है। और साथ ही यहाँ पे एक चीज ये भी स्पष्ट हो जाती है कि PCl5 तो बनता है परंतु NCl5 नहीं बनता है। एक क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के साथ साथ अपने कॉलेज एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलता है हमें कि कारण बताइए कि NCl5 PCl5 बनता है परंतु NCl5 नहीं। उसका कारण क्या हो गया, देखो PCl5 में तो डी कक्षक उपलब्ध होते हैं, 3D कक्षक है, लेकिन नाइट्रोजन के पास तो डी कक्षक होते नहीं है, तो ये 5 बंध बनाने की इसके पास जगह नहीं होती है। देखो इसका स्पष्टीकरण क्या है, नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों एक ही समूह के सदस्य हैं, कारण कि फास्फोरस के पास तो रिक्त डी कक्षक पड़े थे, अतः 3s से इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर कहाँ चला गया, 3D जेड स्क्वायर कक्षक में चला जाता है और 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बन जाता है। जबकि नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में क्या है, वैसे 2p कक्षक है और अर्धपूर्ण है, इसमें कोई डी कक्षक तो होता नहीं है, तो जो नाइट्रोजन का 2s इलेक्ट्रॉन है उत्तेजित होकर कहीं जा नहीं पाएगा, अतः ये 3 बंध बनाता है नाइट्रोजन तो, और फास्फोरस 5 बंध भी बना लेता है। तो बच्चों ये हमारा sp3 संकरण भी खत्म हो गया। इसके बाद जो रिमेनिंग संकरण के प्रकार है उन्हें नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।